नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा की इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। सिविल सेवकों के क्षमता विकास पर होगा जोर। राष्ट्रपति मलावी दौरे के अंतिम दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर आज होगी संपन्न। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार हुए शामिल। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। यूक्रेन संकट पर चिंता जताने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। और खेल की खबरों में रोमांचक मोड़ पर पहुंचा बेंगलुरु टेस्ट। उधर 12वें सुल्तान जोहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम की जापान से होगी भिड़ंत। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी लोक सेवकों के बीच आजीवन शिक्षण का बढ़ावा देना और उन्हें खुद को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जुड़ना सिखाना है। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता के विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। ये पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। एनएलडब्ल्यू का लक्ष्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सप्ताह के दौरान 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। प्रतिभागी आईजीओटी मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मलावी के दौरे पर है। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति का मलावी झील में नाव की सवारी करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राजस्थान के सीकर में शोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। और वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो चुकी है। कल देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है। 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का भी उपस्थित रहेंगे। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन आगामी रबी सीजन के लिए प्रमुख पहलों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाएगा, जिसमें मंत्रालय से जुड़े प्रमुख वक्ता अपने विचारों को साझा करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब तमिलनाडु की, जहां नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ जल नीट एकेडमी सेंटर में मारपीट की घटना सामने आई है। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लेकर तिरुनेलवेली जिले के मेलपालियम पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है। आरोप है कि कोचिंग सेंटर के मालिक जलालुद्दीन ने बेरहमी से छात्रों की पिटाई की है। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर के मालिक ने एक छात्रा पर जूता भी फेंका। शिकायत दर्ज होने के बाद मेलपालियम पुलिस ने केरल के रहने वाले जलालुद्दीन अहमद कर्मचारियों और छात्रों से पूछताछ भी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की 19 अचल परिसंपत्तियां जब्त की हैं। ये परिसंपत्तियां न्यास कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर पंजीकृत हैं। इससे पहले भी ईडी ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 अचल परिसंपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने पीएफआई के सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच शुरू की है। ये जांच एनआईए और अन्य एजेंसियों में दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकताओं के आधार पर की जा रही है। जांच से खुलासा हुआ है कि पीएफआई के पदाधिकारी और सदस्य हवाला और चंदे के माध्यम से देश विदेश से धन इकट्ठा करते हैं और देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की, जो सराहनीय है। पुतिन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को ही विकल्प बताया, जबकि अन्य पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन का युद्ध में साथ दे रहे हैं, जो सही नहीं है। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे बेंगलुरु टेस्ट का आज चौथा दिन है। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में अब तक बेहतरीन खेल दिखाया है। भारतीय टीम ने अब तक 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम आज इससे आगे खेलना शुरू करेगी। सरफराज खान 70 रन बनाकर क्रीज पर हैं। सरफराज ने अपने टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक लगाया, जबकि विराट कोहली कल तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। यशस्वी 35 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद कप्तान रोहित ने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक जड़ा। तो वहीं न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर एजाज पटेल ने 2 और फिलिप्स ने 1 विकेट झटका। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप में जापान से भिड़ेगी। टीम के खिलाड़ियों की निगाहें पूर्व दिग्गज गोलकीपर और कोच पीआर श्रीजेश से प्रेरणा लेकर दमदार खेल दिखाने पर टिकी होंगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता श्रीजेश पहली बार कोच की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। टूर्नामेंट में जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारतीय टीम ग्रुप चरण में 25 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी।
लीग चरण में शीर्ष 2 स्थान पर रहने वाली टीमें 26 अक्टूबर को फाइनल में भिड़ेंगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।